हेलो बच्चों, उम्मीद है आप फिट फाट होंगे और अपने एग्जामिनेशन की जबरदस्त तैयारी कर रहे होंगे। करनी भी चाहिए, ज़्यादा दिन तो बचे नहीं हैं। आपकी हेल्प करने की सीरीज में जो पीवाईक्यू सीरीज में चला रहा हूँ, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पीवाईक्यू वाली सीरीज, उसमें हम लोग पहुंच गए हैं चैप्टर नंबर 8 पर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पर। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का मैं आपको आज डिस्कशन करूंगा। जैसा आप देख पा रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, पीवाईक्यूज एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। ये वीडियोस अगर आपके लिए हेल्पफुल रहे तो लाइक करने में कुछ नहीं जाता, अरविंद सर को मोटिवेशन आता। और अपने किसी एक दोस्त को जरूर ये वीडियो शेयर कीजिएगा, उसको मिलेगा एक अच्छा कंटेंट पढ़ने के लिए, मुझे पॉजिटिव मोटिवेशन कि मुझे आपके लिए और अच्छे वीडियो बना के आपको देने हैं। और आपकी तरफ से अरविंद सर को ये होगी गुरु दक्षिणा, जिसमें कोई भी खर्चा आपका नहीं लग रहा होगा। तो ये ध्यान रखिएगा, पॉजिटिविटी फैलाइए जिससे मुझ में जोश आए और मैं जितनी मेहनत कर रहा हूं उससे भी ज्यादा मेहनत आपके लिए कर सकूं। खैर, बात को स्टार्ट करते हैं। तो अच्छा, कई बच्चे ये चाहते हैं कि यहाँ पर जो मैं पढ़ाऊंगा इसका प्रेजेंटेशन उनको मिल जाए। तो प्रेजेंटेशन मिलने का भी बंदोबस्त कर दिया है। आप अरविंद एकेडमी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और यहाँ पर प्रेजेंटेशंस टाइम टाइम पर अपलोड होते रहते हैं, अपलोड हो जाएंगे। ये अरविंद एकेडमी टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, क्लिक करके आप ज्वाइन कर लीजिए और ये आपके लिए बेहतर रहेगा। कई बच्चे ये चाहते हैं मुझसे पढ़ना, तो उनके लिए भी अरविंद एकेडमी ऐप है। ये अरविंद एकेडमी ऐप, जो क्वेश्चंस मैं यहाँ करा रहा हूँ उसके अलावा अगर श्योर शॉर्ट क्वेश्चन की सीरीज भी आप कर लेते हैं, जो कि अरविंद एकेडमी ऐप में स्टोर सेक्शन में मिल जाएगी। और भी कई कोर्सेज हैं जो आपके लिए बड़े हेल्पफुल रह सकते हैं। आप देखिए, श्योर शॉर्ट क्वेश्चन की सीरीज करिए, मुझे लगता है उसके बाद आपकी प्रिपरेशन इतनी अच्छी हो जाएगी कि बहुत अच्छे नंबर आने लगभग तय हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि इसका लिंक है, आप इसको डाउनलोड करके एक बार चेक कर लेंगे। खैर, एक कदम आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं आज के क्वेश्चन हमारे पास क्या हैं। तो ये रहा साहब पहला क्वेश्चन, और डिस्प्लेसमेंट करंट एग्जिस्ट ओनली व्हेन। डिस्प्लेसमेंट करंट कब एग्जिस्ट करती है? तो देखिए, डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला आपको पता ही होगा, और नहीं पता तो पता होना चाहिए। आईडी की वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी। ये डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला। अब इसमें साफ तौर पे हमें दिख रहा है चेंज ऑफ द फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर डी फाई बाई डी टी है तो आईडी में आपको मिलती है। इसके हिसाब से क्या है आंसर? ए, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। क्योंकि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड अगर नहीं होगा तो डी फाई बाई डी टी, डी फाई ई अपॉन डी टी शून्य मिल जाएगा, और इसकी वजह से आपको डिस्प्लेसमेंट करंट नहीं मिलेगा। तो जहां पर फ्लक्स में चेंज नहीं हो रहा है, इलेक्ट्रिकल फ्लक्स में चेंज नहीं हो रहा है, वहां पर डिस्प्लेसमेंट करंट जीरो मिलेगी। अदरवाइज डिस्प्लेसमेंट करंट मिलेगी आपको, जैसे कि हम लोग बातचीत कर रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला वाला, ऑप्शन नंबर ए। दूसरी बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। इसको नोट कर लीजिए। हमेशा मेरी आदत है कि आजकल जैसा आपने बताया था मैं हट जाता हूं, और आप इसको नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें या पॉज करके नोट डाउन कर लें। खैर, नोट कर लिया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं बेटा। यहां पर देखिए, द चार्जिंग करंट फॉर ए कैपेसिटर इज 0.25 एम्पियर। चार्जिंग करंट, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट करंट अक्रॉस इट्स प्लेट्स? तो यहां पर आप बता सकेंगे मेरे ख्याल से चार्जिंग करंट की वैल्यू थी 0.25 एम्पियर की, और इस प्लेट्स के बीच में कितनी करंट हो जाएगी? वो डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू इसी के बराबर हो जाएगी। तो डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू इसी के बराबर हो जाएगी 0.25 एम्पियर, क्योंकि प्लेट्स के बीच में कंडक्शन करंट तो कोई फ्लो होगी नहीं। तो यहां पर कंडक्शन करंट जो कि 0.25 एम्पियर, और यहां पे डिस्प्लेसमेंट करंट जिसकी वैल्यू सेम होगी 0.25 एम्पियर के बराबर। तो ये क्वेश्चन भी इस तरीके से किया जा सकता है बड़े ही आराम से। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा हम लोग, इसको भी नोट कर लें, मैं हट जाता हूं। आंसर है 0.25 एम्पियर, जो उसमें थी वही इसमें मिल जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। ये रहा अगला क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है राइट मैक्सवेल्स जनरलाइजेशन ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। जो एम्पियर सर्किटल लॉ था, जैसा आप जानते हैं, वो केवल इतना था, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई। मैक्सवेल ने ये देखा कि ये इसको मॉडिफिकेशन की आवश्यकता है, ये पूरी तरीके से परिपूर्ण नहीं है, इसलिए मैक्सवेल ने जो मॉडिफिकेशन किया
उसके बाद ये बन गया B.dl इज इक्वल टू म्यू नॉट I प्लस, इसको I लिख दीजिए, I प्लस ID। डिस्प्लेसमेंट करंट इसके अंदर ऐड हो गई और डिस्प्लेसमेंट करंट की जो वैल्यू थी वो थी म्यू नॉट I प्लस एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी। तो ये मैक्सवेल करंट का एक जनरलाइजेशन इक्वेशन है जो हमको और आपको पता होनी चाहिए, एग्जाम में पूछी भी जाती है। ठीक है, यही उन्होंने पूछा था कि राइट मैक्सवेल जनरलाइजेशन ऑफ एम्पियर सर्किटरी लॉ शो दैट इन द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग ए कैपेसिटर। अभी इसको हम इस फॉर्मूले को डेराइव भी कर देंगे, ये तो इक्वेशन हो गई। विद इन द प्लेट्स वेयर phi is the electric flux produced during charging of the capacitor plates। अब यहां पर देखिए कुछ ऐसा समझ लें, इस फॉर्मूले को प्रूफ करने के लिए ये कोई कैपेसिटर है और कैपेसिटर के ये करंट यहां पर आई जा रही है। कैपेसिटर के बीच में कंडक्शन करंट तो होगी नहीं, तार तो कोई लगा नहीं है, लेकिन यहां पे चेंज इन फ्लक्स होगा phi e। अभी हम लोग phi e की गणना कर लेंगे। तो अगर मैं यहां पर d phi e अपॉन dt निकालने की कोशिश करूं इसमें, तो मैं फ्लक्स को लिख सकता हूं d इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू ए अपॉन dt। ये भी कोई दिक्कत नहीं है। और इलेक्ट्रिक फील्ड इसके बीच में होता कितना है, इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा अपॉन ए। आप जानते हैं सिग्मा है सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी Q अपॉन ए, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा होता है चार्ज अपॉन एरिया। तो ये वैल्यू हो गई Q A अपॉन ए इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो यहां पर अगर वैल्यू रख दूं तो d अपॉन डी टी, ई की जगह वैल्यू रख दी गई Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। इस a से ये a कट गया, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट बाहर आ गया, ये आ गया dq अपॉन dt। अब ये dq अपॉन dt को हम कंडक्शन करंट सिंपल I नहीं लिख सकते क्योंकि यहां पे तार थोड़ी लगा हुआ है, तो इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। तो इसको हम लिख देते हैं क्या, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट ID। और ये वैल्यू किसके बराबर थी, d फाई e अपॉन dt। तो यहां से आप ID की वैल्यू अगर निकालोगे तो एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, d फाई e अपॉन dt। ये फॉर्मूला प्रूव हो जाता है, हेंस प्रूव्ड या जो भी लिखना हो, और इस तरीके से इसको आप नोट कर सकते हैं। मैं दिखा देता हूं, आराम से ये नोट हो जाएगा। तो इसको मैं ले जाता हूं ऊपर, कहां से था ये, यहां कहीं रोक लेना चाहिए मुझे, यहां। इसको आप नोट कर लीजिए जिससे कि आपको समझने में पूरी आसानी हो। और डिस्प्लेसमेंट करंट, अब मेरे ख्याल से इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूं तो आ जाएगा। ये मैं यहां पर रोक के लेता हूं और इस तरीके से इसको नोट कर सकते हैं, आराम से नोट हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन में बोला गया है जो एग्जामिनेशन में आए, मैंने कोशिश की लिख भी दूं जैसे आपको अंदाजा भी लगता रहे कि भाई ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, तो थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। आइए, विच पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज यूज्ड इन राडार, गिव इट्स फ्रीक्वेंसी रेंज। अब देखिए जो बच्चे तैयारी किए हुए हैं तो मैं बोलूंगा कि वीडियो पॉज करके आप आंसर टाइप कीजिए, तभी तो पता लगेगा कि आप कितने पानी में हैं। और नहीं आ रहा है तो मैं तो बता ही रहा हूं भाई। सबसे बढ़िया चीज क्या है कि अब जैसे मैंने पूछा, कुछ आंसर मिलने से पहले आप वीडियो पॉज करें, खटाक से आंसर लिख दें। तो लेट्स सी, आपका ब्रेन वर्क करेगा और इसके साथ साथ आपका प्रिपरेशन होता चला जाएगा। आपका ही फायदा है भाई, कोई देख थोड़ी रहा आपको आ रहा नहीं आ रहा है, आप अपने को ही अच्छी ट्रेनिंग दे रहे हैं। किसी को पता थोड़ी चलेगा कि आपको 0 आ रहे हैं कि 100 आ रहे हैं। यू आर ट्रेनिंग योरसेल्फ, गुड। तो चलिए, विच पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज यूज्ड इन राडार। बहुत ही सरल बात, कौन सी वेव्स होती हैं बेटा, आपको पता ही है, नहीं पता तो जान लीजिए, माइक्रोवेव्स। माइक्रोवेव्स ये यूज की जाती हैं किसमें, राडार सिस्टम में। राडार सिस्टम में कौन सी वेव्स यूज की जाएंगी, माइक्रोवेव्स। और पूछ रहा है इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज, तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी रेंज होगी 1 गीगाहर्ट्ज से लेकर, ये इसको याद थोड़ा करिएगा, एग्जामिनेशन में पूछा जाता रहता है, 300
गीगाहर्ट्ज तक इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज रहती है। अक्सर बच्चों को शायद ये याद हो, लेकिन हो सकता है ये रेंज आपको ना याद हो या ना याद की हो। कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी सी मशक्कत कर लीजिए, याद कर लीजिए, एग्जामिनेशन तक तो काम चल ही जाएगा। खैर, पहला क्वेश्चन हो जाता है। चलते हैं फटाक से क्वेश्चन नंबर 2 पर। इंटरेस्टिंग है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वेरी वेरी, अभी इसी प्रेजेंटेशन में कई सालों में देखेंगे पूछा गया है। मैं बहुत ही प्यार से एक्सप्लेन कर दूंगा, जिंदगी भर याद रहेगा। देखिए ना, हाउ आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस्ड। जरा सा पिद्दिकड़ी क्वेश्चन है, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैसे बनती हैं। अब आपको ये पता है, जो हम लोगों ने पढ़ा ही होगा, एक्सेलरेटिंग चार्जेस की वजह से जब चार्ज एक्सेलरेशन में होता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनती हैं। आपको पता होगा, अगर मैं थोड़ा डिटेल बता दूं हल्का फुल्का, कि जब चार्ज स्टेशनरी रेस्ट पर रहता है, जब चार्ज रेस्ट पर रहता है तो बनाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। जब चार्ज यूनिफॉर्म मोशन में होता है, यूनिफॉर्म मोशन यानी एक्सेलरेशन इस समय 0 है मेरे बच्चे, एक्सेलरेशन 0, तो इस समय ये बनाता है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ मैग्नेटिक फील्ड। थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं ना। और अगर चार्ज हमारा मोशन में है, एक्सेलरेटेड मोशन कह लीजिए, एक्सेलरेटेड, कहीं स्पेलिंग झटके में गलत लिख जाऊं तो आप सही कर लेना, a is not equal to 0, उस समय ये बनाता है इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, और मेरे बच्चों साथ में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, EM वेव्स। ये कहानी है। तो EM वेव्स के लिए हमें ये चीज होनी चाहिए, मतलब एक्सेलरेटेड मोशन चाहिए चार्ज का। एक्सेलरेटेड मोशन यानी वेलोसिटी बढ़ रही हो या घट रही हो। समझ गए आप? अब इतनी बात पकड़ में आई, लेकिन अब इसको लिखेंगे या बताएंगे कैसे? तो हमें ये पता है, यहां आप जान लीजिए कि जो ऑक्सीलेटिंग चार्ज होते हैं, ऑक्सीलेटिंग, भाई चार्ज जैसे ऊपर नीचे जा रहे हैं, ऐसे ऑक्सीलेट कर रहे हैं। आपने SHM पढ़ा था ना 11th क्लास में, वही समझ लीजिए। ऑक्सीलेटिंग मोशन याद करो, कुछ तो याद आएगा। तो ऑक्सीलेटिंग मोशन या ऑक्सीलेटिंग चार्जेस, ये चार्ज इज एन एग्जाम्पल ऑफ, पूरा नहीं लिखूंगा, समझाऊंगा वरना बहुत लंबा हो जाएगा लिखने में, ऑफ एक्सेलरेटिंग चार्ज। तो पहली बात ये समझ लेते हैं कि भाई हमें ये जरूरत थी एक्सेलरेटिंग चार्ज की। ये इंपॉर्टेंट बहुत है, इसलिए मैं कानून थोड़ा लंबा दूंगा इसमें, क्योंकि ये बहुत पूछा जाता है। तो ऑक्सीलेटिंग चार्ज होता है एक्सेलरेटिंग मोशन का, और ये एक्सेलरेटेड मोशन चाहिए था भाई। तो ऑक्सीलेटिंग चार्ज अगर हमको मिल गया, अब ये क्या करता है ऑक्सीलेटिंग चार्ज? कोई कलर बदलना चाह रहा हूं तो ऑक्सीलेटिंग चार्ज क्या करेगा? ऑक्सीलेटिंग चार्ज ये प्रोड्यूस करेगा बेटा क्या? हमें वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, या ऑक्सीलेटिंग या वेरिंग, तो यहां जगह कम पड़ जाएगी, लिख रहा हूं ऑक्सीलेटिंग या वेरिंग लिख दीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये क्या कहानी है कि ऑक्सीलेटिंग या वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ये प्रोड्यूस कर देता है अपना ऑक्सीलेटिंग या वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। यहां लिख देते हैं मैग्नेटिक फील्ड, इसको हटा लिया जाए तो अच्छा रहेगा, ऐसे ना। अब ये ऑक्सीलेटिंग चार्ज ने क्या किया? इसको प्रोड्यूस कर दिया, ऑक्सीलेटिंग या वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसने इसको प्रोड्यूस कर दिया। बड़ी अच्छी बात। अब जब ये प्रोड्यूस हो जाते हैं महाशय, तो ये जब ये प्रोड्यूस होते हैं तो ये इसको प्रोड्यूस कर देते हैं, फिर ये प्रोड्यूस, तो ये एक विशियस साइकिल शुरू हो जाती है। मैं तुम्हें जन्म देता हूं, तुम मुझे जन्म दो, मैं तुम्हें जन्म देता हूं, मैं तुम्हें जन्म दो। समझ रहे हैं? ये एक विशियस साइकिल शुरू, कि तुमसे मैं, तुमसे मैं, तुमसे मैं और मुझसे तुम, तुमसे मैं और मुझसे तुम, शुरू हो गया आपस में। अब इसका रिजल्ट क्या होता है समझ पा रहे हो ना? दिस विल प्रोड्यूस दिस एंड दिस विल प्रोड्यूस दिस, आपस में ही
एक दूसरे को प्रोड्यूस करने लगते हैं, और जिसका रिजल्ट क्या होता है कि इनकी वजह से वैरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वैरिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से दे विल प्रोड्यूस एज ए वेव या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एज ए EM वेव विच propagate through space. इनको चलने के लिए कोई मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती. तो दिस ऑक्सिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड रीजनरेट एज ए, यहां रीजनरेट भी लिख दो, रीजेनरेट एज ए EM वेव विच प्रोपोगेट थ्रू स्पेस. मैंने पूरा बेहतर ढंग से समझा दिया. 2 नंबर में कितने भी नंबर में आए, आप इस तरह डायग्राम भी बना दोगे तो भी वाह वाह. और मैंने कॉन्सेप्चुअल नॉलेज भी दे दी आपको कि ऐसा ना रहे कि भाई क्वेश्चन का आंसर रटना है, छाप देना है. तो आपको भले 2-4 मिनट लगे, लेकिन आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो गई, समझ में बात आ गई. क्यों ऐसा इसमें किया, 5 मिनट लगाए मैंने, क्योंकि ये क्वेश्चन रह रहे के दिल में दर्द होता है. रह के पूछा जाता है, मतलब इंपॉर्टेंट बहुत है. मजाक तो अपनी जगह है साहब, लेकिन पकड़ पाए होंगे मेरी बात. पकड़ में आई मेरी बात तो लिखो यस या वाई. अगर समझ में आई बात तो लिखो वाई कि हाँ सर बिल्कुल बढ़िया, चमक गया, गुड. तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. ये क्वेश्चन फिर आएगा और आपको मैंने पूरा प्रीव्यू छाप दिया है कैसे कैसे कहानी होती है. वेरी वेरी गुड. चलिए आगे की तरफ चलते हैं. तो नंबर 3, नेम द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यूज्ड फॉर, बड़ा पूछा जाता 2018 का, वाटर प्यूरिफिकेशन एंड आई एनर्जी. तो वाटर प्यूरिफिकेशन, भाई ये सब तो पूछे जाने वाले सवाल हैं. कलर पीला पीला पीला, तो कौन सा वाटर प्यूरिफिकेशन में बताओ. तो मैंने बोला है मेरे लिखने से पहले आंसर टाइप कीजिए आप, तब पता लगेगा कि आपको कितना आता है. नहीं मजा नहीं आएगा, समझ रहे हैं. जल्दी से बताइए, बहुत ही सरल है. वाटर प्यूरिफिकेशन में अल्ट्रा वायलेट यूवी रेडिएशंस काम आते हैं. अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस, ध्यान रखिएगा, ये सब बहुत पूछा जाता है. और नंबर 2 पोजीशन, मतलब नंबर 2 आई सर्जरी में कौन सा काम आएगा, इंफ्रारेड. इंफ्रारेड. देखिए कितने बच्चों का सही हुआ, जिसका सही हुआ बताओ तो लिखो. इंफ्रारेड रेडिएशन. तो ये आपका देखिए एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाला मामला है और आपको आना चाहिए. चलिए अगले सवाल पे चलते हैं. बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है भाई ये. जब ना पूछा जाए तो टीचरों को लगता है पेट में दर्द हो रहा है. जैसे वो पूछा गया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैसे प्रोड्यूस होती हैं, वैसे ही ये हैं. बहुत पूछा जाता है, हमें तो लगता है आ गया आपके पेपर में, मुझे दिख रहा है, ऐसा लग रहा है पेपर में छप गया आपके क्वेश्चन. ये सही बता रहा हूं. तो चलिए देख लेते हैं ना. डू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैरी एनर्जी एंड मोमेंटम. ये देखिए, क्योंकि पहले तो ये माना जाता भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो हैं एनर्जी और मोमेंटम कैरी करती हैं नहीं करती, ये पूछ रहे हैं साहब. ये पहले ये समझते थे कि जो वेव होती है ना, उन वेव्स तो एनर्जी होती है लेकिन मोमेंटम उसका मामला नहीं होता. मोमेंटम तो किसी पार्टिकल नेचर का पार्ट है. आप तो पूरी कहानी पढ़ चुके हैं. अब डुअल नेचर में आपने ये सीखा था कि डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर. तो अब एक दूसरे को, रेडिएशन के पास भी डुअल नेचर होता है. डुअल नेचर का मतलब एनर्जी भी होती है, मोमेंटम भी होता है, और पार्टिकल नेचर भी होता है. और पार्टिकल के पास भी पार्टिकल नेचर और वेव नेचर भी होता है. खैर वो अलग की बात है. यहां पर EM वेव की अगर हम बात करें तो जी हां, बड़ा बड़ा यस लिखो तो कमेंट में. इनके पास एनर्जी और मोमेंटम दोनों होता है. यस समझ गए ना, यस. अब ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि भाई एनर्जी कितनी होगी या मोमेंटम कितना होगा. तो मोमेंटम का जिक्र करें अगर, इसी कलर से लिख देते हैं, मोमेंटम. मोमेंटम जिसे हम लोग नॉर्मली P से दिखा देते हैं, तो इसकी वैल्यू लिख सकते हैं h/λ. h है प्लैंक्स कांस्टेंट, लैम्डा है वेवलेंथ, इतना तो आप जानते ही हैं. और एनर्जी की बात की जाए अगर, या एनर्जी डेंसिटी कह देते हैं यहां, एनर्जी डेंसिटी. तो एनर्जी डेंसिटी यहां क्या हो जाएगी, ½ ε0 E².
ये एनर्जी डेंसिटी हो गई, तो इसको ई फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये आपको एनर्जी डेंसिटी हो गई हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ये भी आपको पता होनी चाहिए क्योंकि ये पूछते रहते हैं, तो क्या करेंगे, मतलब आपको पता होना चाहिए। सब बढ़िया क्वेश्चन है, इजी हैं, कोई दम नहीं है, लेकिन तब दम नहीं है जब आप में दम है। अगर आप में दम नहीं है तो इनमें दम हो जाएगा। चलिए खैर, मजाक तो अपनी जगह है, लेकिन पढ़ना लिखना तो जरूरी है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे बेटा। वाई आर माइक्रोवेव्स कंसीडर्ड सुटेबल फॉर राडार सिस्टम। भाई हमने ये तो पढ़ा था कि राडार सिस्टम के लिए माइक्रोवेव वेव्स बिल्कुल दुरुस्त हैं, यूज्ड इन एयरक्राफ्ट नेविगेशन, लेकिन ये पूछ रहे हैं क्यों है ऐसा, आखिर क्यों? तो इसलिए देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है, माइक्रोवेव्स इसलिए सुटेबल होती हैं कि इनकी एक तो स्मॉलर वेवलेंथ होती है। इससे फायदा क्या होगा अभी समझते हैं। तो माइक्रोवेव्स हैव स्मॉलर वेवलेंथ्स, तो इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से इनकी बीमिंग की जा सकती है, बीमिंग। तो दे कैन बी ट्रांसमिटेड एज ए बीम सिग्नल्स, in a particular direction, बीम समझते हो ना, जैसे मान लीजिए बीम भी ऐसे कर रहे हैं, ये बीमिंग, एक डायरेक्शन में भेजना, उड़ा के भेज दिया, बीमिंग कर दी, है ना, फैलती नहीं है, एकदम बीम कर देती है। समझ में आ रहा है ना, बीम समझते होंगे। टॉर्च की जो लाइट होती है ना, वो बीम नहीं होती, वो फैल जाती है चारों तरफ, तो बीम की तरफ, बीम, हाँ। तो दे कैन बी ट्रांसमिटेड एज ए बीम सिग्नल्स इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, इस तरह से बीमिंग कर देते हैं। मान लो यहाँ आपका राडार लगा हुआ है, छतरी टाइप, डिश एंटीना टाइप समझ लो, तो वहां पे बीमिंग हो जाती है। दूसरा, इनकी जो, क्योंकि स्मॉलर वेवलेंथ्स होती हैं, तो ये ऑब्स्टेकल्स पर, जो रास्ते में ऑब्स्टेकल्स पड़ते हैं, भाई कहीं से सिग्नल आ रहे हैं तो कोई ऑब्स्टेकल पड़ सकता है ना, पेड़ पड़ गया, बड़ा ऊंचा पेड़ है रास्ते में, तो वहां पर ये मुड़ती नहीं है जल्दी, तो सीधी चलती हैं, तो ये ऑब्स्टेकल्स पर बेंडिंग नहीं होती हैं। तो लिख सकते हो क्या, अगर बेंड हो जाएंगी तो वहां पहुंचेंगी नहीं, और पहुंचेंगी नहीं, आप देखते ही होंगे जो डिश एंटीना लगाते हो घर पे, टाटा स्काई डिश एंटीना, अगर बादल आ जाए तो उसमें सिग्नल टूट जाते हैं या सही नहीं आते हैं। क्यों? अगर बादल आए और घूम के आ जाए वेव तो पहुंच जाएगी, लेकिन जो जिनमें बेंडिंग इफेक्ट होता है वेव्स में, और बेंडिंग इफेक्ट नॉर्मली किस में होता है, जिनकी वेवलेंथ लंबी होती है, तो वो स्ट्रॉन्ग सिग्नल नहीं देती, लेकिन है ना, वो स्ट्रॉन्ग सिग्नल नहीं दे पाती। तो समझ पा रहे हो, छोटी वेव होगी तो स्ट्रॉन्ग सिग्नल देगी, लेकिन रास्ते में कुछ आ गया तो ढूंढ और बड़ी वेव होगी तो स्ट्रॉन्ग सिग्नल नहीं दे पाएगी, हाँ मुड़ जरूर जाएगी अपने रास्ते पर। कुछ अंदाजा लग पा रहा होगा। तो यही प्रक्रिया यहां है कि दे डू नॉट बेंड, दे डू नॉट बेंड around the corners of the obstacles during, या मोशन लिख दें, during motion। तो इस वजह से भी यूज की जाती है कि भाई रास्ते में कुछ पड़ा तो आप इधर उधर नहीं भटकेंगी, सीधे चलेंगी। तो ये बात पूरी समझ में आई होगी, मैं एक्सप्लेन भी कर रहा हूं, जिससे भले आपको 4 मिनट ज्यादा लगे, लेकिन एकदम मजा आए कि समझ में आई बात। सर आएगा तो लिख दूंगा अब मैं, ये नहीं कि घड़ ज्यादा क्वेश्चन करा रहे हैं और समझ में कुछ नहीं आ रहा, ये नहीं भाई, मजा नहीं आता है इसमें। खैर, तो क्वेश्चन नंबर 6 पे,
टू विच पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम डज ए वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी दिस वन। अब ये भाई याद होना चाहिए, इसमें तो समझाने कुछ नहीं है। अगर आपकी फ्रीक्वेंसी रेंज आपको याद है तो आप लिख पाएंगे। तो जरा बताओ तो इसका क्या आंसर है, टाइप करो, कमेंट करो, जो करना चाहो करो। तो आप समझ कर दिया होगा कमेंट मेरे ख्याल से। इसका आंसर है, ये किसके अंदर बिलोंग कर रहा है, गामा रेज में। ये जो रेंज है ये किसकी है, फ्रीक्वेंसी रेंज गामा रेज की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में। तो ये आपको याद होनी चाहिए। गामा रेज की फ्रीक्वेंसी बहुत स्ट्रांग होती है, इसी वजह से उसकी पेनिट्रेशन पावर बहुत तगड़ी होती है। वो पेनिट्रेट मतलब भेदना, छेदना भेदना समझते हैं ना, पेनिट्रेट कर जाना, तो वो बहुत तगड़ी होती है। ये आपको पता होनी चाहिए। खैर, अगली भी कहानी कुछ ऐसी ही है। इसका तो जरा बताओ जल्दी से। इसका भी पूछा है, टू विच पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम डज ए वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये जो फ्रीक्वेंसी है 3 × 10⁻13 हर्ट्ज, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर किस वेव का रेंज बनता है। टाइप करके बताइए आंसर, देखें कितने बच्चों को याद है। करो टाइप जल्दी से फटाफट, देखिए कितना आपकी तैयारी किस लेवल पे है, ये थोड़ा याद होना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आप सही टाइप कर रहे होंगे, आंसर तो मुझे बताना ही होगा। तो ये है इंफ्रारेड वेव्स। अगर जिन बच्चों ने टाइप सही किया वेरी गुड, और जिनका नहीं हो पाया है वो जरूर इन रेंज को थोड़ा सा याद कर लें बेटा, क्योंकि आप देख रहे हैं 2014 और इन सब में पूछा जाता है ये। तो एग्जाम में अगर पूछा जा रहा है तो आपको आना चाहिए, वरना बातें थोड़ी सी रह जाएंगी। काहे को ऐसा करना जब पढ़ ही रहे हो, इतनी मेहनत कर रहे हो। खैर, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। यहां पर देखिए, ये भी क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं ऐसे अरेंज वाले, तो समझ लीजिए आप उठा लीजिए, 10 साल के पेपर आपको दिख ही जाएंगे। मैंने भी उठा के देखे ही हैं, देखता रहा हूं तो याद ही हो गए हमें तो कई बार। अरेंज द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग। अब गलती कहां करते हो तुम लोग, इन वर्ड्स पे ध्यान नहीं देते हो कि कहां इंक्रीजिंग लिखा है और दूसरा कहां फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ लिखा है। बड़ी हड़बड़ाहट में लड़के रहते हैं। तो अगर ये जल्दीबाजी आप कर देंगे, धूम धड़ाम हो जाएगा। तो आपको थोड़ा सा ठंडे दिमाग से देखना है कि इंक्रीजिंग लिखा है कि डिक्रीजिंग लिखा है, फिर यहां फ्रीक्वेंसी लिखा है कि वेवलेंथ लिखा है। अगर लिखा है इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी तो सबसे अंत में सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी आएगी। इंक्रीजिंग मतलब बढ़ते बढ़ते सबसे बड़ी वाली फ्रीक्वेंसी अंत में। इस तरह जरा लिखो तो इसको ऑर्डर बनाओ। क्या ऑर्डर बना देखें, बड़ा इंपॉर्टेंट है, जरूर आएगा एग्जाम में। जल्दी से फटाफट लिखो, फटाफट देखें किसका सही होने वाला है। जल्दी से इसका ऑर्डर बनाओ, मैं लिखता हूं इधर, और देखें कितने बच्चों का सही होने वाला है। भाई तैयारी अब तक हो गई होगी, ऐसा थोड़ी होगा कि आप इंतजार कर रहे होंगे कि पर्चा कल हो तो आज पढ़ें, ऐसा तो नहीं होने वाला है। तेजी से लिखिए। ये देखिए इस तरह से इसकी कहानी है। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी गामा रेस की है, इधर से शुरू करें तो सबसे कम माइक्रोवेव, उससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी इंफ्रारेड रेज, उससे ज्यादा अल्ट्रा वायलेट रेज, और उससे ज्यादा गामा रेस की। इस तरीके से चलेगी सीक्वेंसिंग, जो आपको मालूम होनी चाहिए, और मुझे ऐसा लगता है कि मालूम होएगी भी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पर हम लोग आ गए हैं, जो लिखा है वेल्डर्स वियर स्पेशल गॉगल्स। वेल्डर मतलब वेल्डर जो रहते हैं नहीं, जो लोहा वगैरह जोड़ते हैं। आपके भी कॉलोनी में या मोहल्ले में जहां भी रहते होंगे, आसपास 100, 200, 300 मीटर में कहीं ना कहीं दिखाई पड़ जाएंगे वेल्डिंग करते हुए, लोहा जोड़ते हुए। तो फैब्रिकेटर की दुकान रहती है ना, तो वेल्डर्स वेयर स्पेशल गॉगल्स और फेस मास्क विथ ग्लास विंडो टू प्रोटेक्ट देयर आईज फ्रॉम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। नेम द रेडिएशन एंड राइट द रेंज ऑफ देयर फ्रीक्वेंसी। ये भी पूछा गया है, किस रेडिएशन से बचना चाहते हैं वो। जो वेल्डिंग करते हैं ना, गॉगल्स लगाते हैं, कभी कभी विंडो लेके करते हैं,
कौन सी रेडिएशन से बचना चाहते हैं? तो आप जानते हैं कि वो बचना चाहते हैं यूवी रेडिएशन से, अल्ट्रा वायलेट रेस से। बहुत तगड़ी निकलती हैं, उसमें आंखों को खराब कर देंगी उनके। यूवी रेस से बचना चाहते हैं, तो यूवी रेस से उनको बचना होता है, इसलिए वो गॉगल्स पहनते हैं और सावधानी बरतते हैं। क्या रेंज है फ्रीक्वेंसी की? तो 10 की पावर 15 हर्ट्ज से लेकर 10 की पावर 17 हर्ट्ज तक की रेंज रहती है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना चाहिए और एग्जामिनेशन के लिए तैयारी ऐसी होनी चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसकी तैयारी करके रखिएगा। अगले क्वेश्चन में पहुंचे हैं हम लोग, हाउ आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस्ड बाय ऑक्सीलेटिंग चार्जेस। का जवाब मैंने बहुत सुंदर तरीके से पहले आपको समझाया है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, तो उम्मीद है आप पूरी तरह कॉन्फिडेंट होंगे और छक्का मार देंगे इस बॉल पर। आगे व्हाट, अब ये तो आप कर ही देंगे, मुझे पूरी उम्मीद है, मैं समझा चुका हूं, लेकिन आता रहता है, देखिए 2019 में छपा है, छपा खाना। आगे, व्हाट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड विद द ईएम वेव। अब इसका जवाब मैं दे देता हूं, ये सेकंड वाली जो कहानी है, ये सोर्स मतलब ईएम वेव सोर्स क्या है, ईएम वेव्स का मतलब का ये बताने का है। ऐसे लिख दो दिमाग में ठुस जाए तुम्हारे। प्रिंटिंग इम्बॉस खटाक, ठीक। तो भाई साहब इसकी कहानी कुछ ऐसी, बताओ, तुम लोग बता दोगे वैसे सोर्स क्या है ईएम वेव का, ये बताओ तो। मैं लिख रहा हूं, जल्दी से कमेंट करके बताइए, कई बच्चे तो पढ़ने वाले में तेज हैं। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर द सोर्स of energy associated with EM waves। तो जो सोर्स है वो सोर्स है इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स एसोसिएटेड विथ ईएम वेव। दीज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड उसके सोर्सेस हैं, वो दोनों करते रहते हैं एक दूसरे को पैदा और उससे काम चलता रहता। तो ये समझ गए होंगे आप। फिर चलते हैं एक कदम और आगे। तो 11th क्वेश्चन पर है 2018 का, वाई आर इंफ्रारेड वेव्स ऑफन कॉल्ड हीट वेव्स। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा जा चुका है और आपका साथ नहीं छोड़ेगा, फिर पूछा जाएगा। तो वाई आर इंफ्रारेड वेव्स ऑफन कॉल्ड हीट वेव्स, एक्सप्लेन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सेकेंड पार्ट को भी करेंगे, लेकिन पहले पार्ट को पहले निपट लेते हैं। तो पहले पार्ट की कहानी देखिए, होता क्या है कि जो इंफ्रारेड वेव्स होती हैं, जब ये किसी मीडियम पे फॉल करती हैं तो ये उस मीडियम का जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके साथ साथ पूरे एटम या मॉलिक्यूल को वाइब्रेट करने लगती हैं। केवल इलेक्ट्रॉन को वाइब्रेट नहीं करती हैं, पूरे एटम। भाई ये मान लो पूरा एटम है, तो इलेक्ट्रॉन तो ऐसे ही चक्कर मारा था, उसको भड़बड़ भड़बड़ नहीं हिलाएंगी, इस एटम या इस मॉलिक्यूल को वाइब्रेट करेंगी। जब इस एटम या मॉलिक्यूल को वाइब्रेट करेंगी तो इसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाती है। इंटरनल एनर्जी बढ़ने की वजह से इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। बस इसी वजह से इसको हम बोलते हैं हीट वेव्स। किसको? इंफ्रारेड वेव्स को। तो आप अगर कुछ एक दो लाइन लिखना चाहें तो पहले तो इनकी जो फ्रीक्वेंसीज होती है ये विजिबल लाइट से कम होती है। तो इंफ्रारेड वेव्स थोड़ा लिख दूं जिससे कि आप एग्जामिनेशन में क्या लिखना है समझ पाए। हैव frequencies lower than visible light। पहली बात तो ये आने लगे, when infrared waves falls on some medium
it vibrate not only the electrons but also the entire atoms or molecules in the structure of the substance. और उसके बाद क्या है, दिस वाइब्रेशन नोट कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए. दिस वाइब्रेशन increases the internal, ये वर्ड की वर्ड है, internal energy this vibration increases the internal energy and hence the temperature of the medium of the substance which is why इंफ्रारेड, पूरा मैंने आपको एग्जाम में यही लिख दीजिएगा, विच इज वाई इंफ्रारेड वेव्स आर ऑफन कॉल्ड हीट वेव्स. देखिए मैंने पूरा आपको बता दिया, समझा भी दिया और लिख भी दिया, हाथ से लिख दिया, जिससे आप समझ पाए. और नोट कर लीजिए इसको, ठीक है. तो ये इंपॉर्टेंट बहुत था, इसलिए मैंने ऐसा लिखा जिससे आप इसका फायदा उठा सकें, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे पूछा बहुत बार जाएगा कि इंफ्रारेड वेव्स को हीट वेव्स क्यों कहते हैं. तो जब ये किसी सब्सटेंस पे पड़ती है तो केवल इलेक्ट्रॉन्स को ही नहीं वाइब्रेट करती, पूरे एटम या मॉलिक्यूल को ही वाइब्रेट करती है, जिसकी वजह से उसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होती है और उसकी वजह से उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है. इस वजह से इसको बोलते हैं, लिख दिया मैंने. अगर अगला पॉइंट, अगला मतलब क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द स्टेटमेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रांसपोर्ट मोमेंटम. तो ये हम देख ही चुके हैं कि मोमेंटम ट्रांसपोर्टेशन होता ही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव EM वेव्स ट्रांसपोर्ट्स मोमेंटम. ये हमने पहले ही आपको बताया है. और कितनी वैल्यू होती है, अगर P की बात करें तो टोटल एनर्जी अपॉन C या H अपॉन लेमडा, इसी को सॉल्व करेंगे तो H अपॉन लेमडा भी मिल जाएगा. ये U क्या है, टोटल एनर्जी जो किसी टाइम, इन टाइम T कह दीजिए, इन T टाइम जो फॉल करके एब्जॉर्ब हो रही है. और C क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम. और यही H अपॉन C, क्योंकि U की वैल्यू जो निकालते हैं ना वो H अपॉन न्यू होती है, आपको पता होगा फोटोन जब पढ़ते हैं. और न्यू की वैल्यू क्या होती है आप जानते हैं, C इज इक्वल टू न्यू अपॉन लेमडा. एक छोटा सा डेरिवेशन भी सिखा दें आपको बात जब हो रही है. C इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू लेमडा. तो न्यू की वैल्यू अगर आप डालेंगे तो C अपॉन लेमडा आ जाएगा, यहाँ पुट कर दो इसकी जगह. तो P इज इक्वल टू U अपॉन C. U को लिख सकते हो H न्यू अपॉन C, फिर न्यू को लिख सकते हो C अपॉन लेमडा. तो C कट गया तो देखो H अपॉन लेमडा आ गया. मैंने इसलिए ये बोल दिया कि ये H अपॉन लेमडा कहाँ से आया, ये भी सीख जाओ. जब पढ़ ही रहे हैं, जान ही रहे हैं, तो तमीज से जाने, है ना. समझ गए कि इस फॉर्मूले से ये फॉर्मूला कैसे आया, ये देखो. तो ये आप इसको ध्यान रखो, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई करो. ऐसे नहीं गचर पचर की, हाँ भाई जल्दी जल्दी निपटा दिया, व्यूज के लिए वीडियो बना दिए. नहीं, व्यूज तो मुझे चाहिए, इससे इनकार भी नहीं है. ज़्यादा बच्चे देखें मुझे अच्छा लगेगा,
लेकिन आपका भला होना जरूरी है, आपको पूरा नॉलेज मिले। ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं फटाफट, ये वीडियो को जरूरत से ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो मैंने क्वेश्चंस भी ले लिए हैं काफी। आइडेंटिफाई द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हुज वेवलेंथ वेरी एज। अब आपको बताना है कि ये पहला वाला रेंज है, देखिए लेमडा की, लेमडा वेवलेंथ, इसके हिसाब से ये कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है बताओ। स्पेक्ट्रम में पढ़े होंगे आप, जल्दी से, अगर नहीं रेंज याद है तो रेंज याद करना होगा। ये ध्यान से देखिए किसके अंदर है, दिस इज एक्सरे। आपको ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा और ऐसे एग्जामिनेशन में सवाल आपसे पूछे जाएंगे और इसमें समझना नहीं है, ये आपको याद होना चाहिए। सेकंड वाले में देखिए, सेकंड वाला आपका है माइक्रोवेव्स, ये रही माइक्रोवेव्स। तो इस तरीके से इसको थोड़ा सा समझ के चलेंगे, मेरे ख्याल से आप समझ पाए होंगे। अगली बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में, हाउ डज ऑक्सीलेटिंग चार्ज प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये मैं आपको समझा चुका हूं, देखिए फिर आया, ये आता रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे ऑक्सीलेटिंग चार्ज प्रोड्यूस करते हैं ईएम वेव को। ये मैंने बहुत सुंदर तरीके से आपको समझाया है, आप इसका फायदा उठा पाएंगे। अगली बात बोल रहा है कि स्केच ए स्कीमेटिक डायग्राम depicting oscillating electric field and magnetic fields of electromagnetic wave propagating along positive z direction। ठीक है, ये ग्राफ पूछ रहे हैं या जो भी भाषा यूज की जाए, तो मैं बना देता हूं। देखिए इस तरह से मैं बना रहा हूं, एक तरफ आप x एक्सिस ले लीजिए, एक तरफ y एक्सिस, और z की जब प्रोपोगेशन ये कर रहा है। तो यहां पर देखिए जब भी आप बनाइएगा, ये इलेक्ट्रिक वेक्टर दिखाने होंगे। एक कलर से मैं ऐसे दिखाता हूं, थोड़ा रफ डायग्राम बनेगा हाथ से, ऐसे ये इलेक्ट्रिक वेक्टर हैं, तो इलेक्ट्रिक वेक्टर के साथ एक दूसरा कलर ले लेते हैं। और इलेक्ट्रिक वेक्टर और मैग्नेटिक वेक्टर दोनों परपेंडिकुलर होते हैं, तो इसको मैं कुछ और लेकिन सेम फेज में होते हैं। ये डिटेल्ड स्टडी आप बहुत अच्छा डायग्राम तो नहीं, लेकिन समझ में आ जाएगा। तो यहां बात की जाए तो ये आपके मैग्नेटिक फील्ड वाले वेक्टर हो गए। इसको मुझे यहाँ कहीं लिख देना चाहिए जैसे आप समझ पाए। ये बी है ब्लू कलर में, और येलो कलर ले लेते हैं, ये मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और प्रोपोगेशन ऑफ द वेव है जेड डायरेक्शन में। तो ये जेड डायरेक्शन में इस तरफ वेव चल रही है, वेव का डायरेक्शन है चलने का इस तरफ, प्रोपोगेशन ऑफ द वेव। तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन मतलब वेव किधर जा रही है। तो हमेशा इसमें ध्यान क्या रखिएगा, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं और साथ में प्रोपोगेशन से भी परपेंडिकुलर होते हैं। कुछ इस तरह का नाटक है जो मैं हमेशा करना पसंद करता हूं कि इलेक्ट्रिक वेक्टर अगर इधर है, मैग्नेटिक वेक्टर इधर है, तो जिधर मैं चल रहा हूं चलने की दिशा है ऐसे। एक बार फिर से नौटंकी, ऐसे ऐसे ऐसी कहानी रहती है ना। बस ये ध्यान रखना कि राइट हैंड रूल से, मतलब ई क्रॉस बी और ये वी ऐसे। तो जब भी एक्सेस कहीं पलटे, ई से ई में हथेली बी की तरफ घुमाओ, अंगूठा प्रोपोगेशन की तरफ जाए, ई की तरफ हथेली बी की तरफ घुमाओ, अंगूठा प्रोपोगेशन की तरफ जाए। ऐसा सिस्टम बनाए रहना। बस जो वेक्टर में यूज करते हो उसकी बात कर रहा हूं, वेक्टर में यही लॉ लगाते हो, राइट हैंड रूल, राइट हैंड पाम रूल, जो भी बोल लो। वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं, भगवान जाने कितना याद है, याद तो होगा ही, पढ़े लिखे हो। ठीक, तो ये मैंने एक डायग्राम बना दिया सुंदर सा, मेरे हिसाब से सुंदर है, आपको कैसा लग रहा मालूम नहीं। ऐसे एग्जामिनेशन में बना देना, नंबर पूरे मिल जाएंगे, साइंटिफिकली एकदम करेक्ट है। ठीक है साहब, ओके।
और ध्यान रखना ये पॉइंट, ये ओ लिख दो भाई, ये पॉइंट एक दूसरे को बराबर काट रहे हो क्योंकि सेम फेज में रहते हैं इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स। खैर बात समझ गए हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है अरेंज द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। ध्यान देना यहां लिखा है डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग मतलब घटते हुए क्रम में, वेवलेंथ के कार्यक्रम में लिखना है। माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड रेज, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, गामा रेज, इन चारों को घटते हुए वेवलेंथ में, यानी सबसे अंत में जिसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी वो आएगा। बहुत गलती करते हो तुम लोग, आपको लगता है अरे बहुत मैं तो जानता हूं, लेकिन कर आते हो गलत। जल्दी से लिख के बताओ आप में आपके हिसाब से इसका ऑर्डर क्या होगा, जल्दी से टाइप करके बताइए तो समझ में आए प्रिपरेशन किस लेवल पर है। फटाफट फटाफट, मैं इधर बता रहा हूं, क्रॉस चेक कर लेना, जल्दी से लिखो देखूं, क्योंकि ऐसे सवाल तो आने हैं ही, कोई रोक थोड़ी पाएगा इसको। और उसके बाद चेक कर लीजिए कि सही होगा, ऐसी उम्मीद कर रहा हूं। फिर भी कुछ बच्चे गलत कर देंगे, जो गलत कर देंगे वो जरूर सावधानी बरतें आगे के लिए। तो ये इसका क्या बोलना चाहिए, पैटर्न होगा या डिसेंडिंग ऑर्डर होगा, जो भी बोलना चाहें आप। आगे की बात करते हैं। नंबर 2, राइट वन यूज ईच ऑफ एनी टू की बात कर रहा है, तो कोई दो पकड़ लेते हैं। माइक्रोवेव्स की बात करें तो राडार सिस्टम में माइक्रोवेव्स हमने देखा था, तो क्या लिख देंगे, राडार सिस्टम्स में, राडार डिवाइसेस। गामा रेज, तो गामा रेज के रेडियोथेरेपी में, इन रेडियोथेरेपी का मतलब रेडियो बजाने में मत समझ लेना, रेडियोथेरेपी होती है, ईश्वर ना करे किसी को कोई बीमारी हो, लेकिन जिनको कैंसर वगैरह हो जाता है, उनके जो ट्यूमर्स होते हैं, जो कैंसरस सेल्स होती हैं, उनको जलाने में गामा रेज का पेनिट्रेशन अच्छा होता है, वो जाके किल कर देती हैं उन सेल्स को, अच्छी बुरी जो भी सामने दिखती हैं। तो कैंसरस सेल भी जल जाती हैं और नॉर्मल सेल भी जल जाती हैं, हेल्दी सेल्स भी, उनको डिस्ट्रॉय कर देती हैं। उसको रेडियोथेरेपी बोलते हैं। रेडियो से कोई लेना देना नहीं है, सुनने वाले रेडियो से, समझे रहना। तो रेडियोथेरेपी का मतलब समझ गए ना, जिनको ईश्वर ना करे कोई बीमारी हो, लेकिन अब जिसको जो हो गया है, तो उनको अगर कैंसर है किसी को, तो अल्टीमेटली आपको रेडियोथेरेपी जब यूज करते हैं डॉक्टर लोग, तो वो उस सेल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो जब वो पता लगा किसी जगह पर सेल्स हैं, थोड़ा समझा रहे हैं, मान ली ये एक पोर्शन है, इसमें ये सेल्स हैं गड़बड़ वाली, और सपोज करिए, आपको इसलिए समझा रहे हैं कि दिमाग चले, और बाकी जगह पर अच्छी सेल्स हैं जहां मैंने ब्लैंक है। तो जब आप गामा रेज मारेंगे तो ऐसा नहीं कि इन्हीं के मारे इतने एरिया में सबको उड़ा देगा वो, तो ये अच्छी वाली भी चली जाएंगी। ये इसका साइड इफेक्ट भी रहता है, किस भाई इतने एरिया को पूरा डेड कर देगा उठा के। तो अब क्या किया जाए, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो डॉक्टर साहब देखते हैं, उसके हिसाब से काम करते हैं कि चलो भाई अब ये बदमाश जो सेल्स हैं जो दिक्कत दे रही हैं इस मरीज को, गड़बड़ कर रही हैं, इनको मारने के चक्कर में कुछ अच्छी सेल्स को भी शहीद कर देते हैं। चलिए आप समझ गए होंगे। एनीवे, ये बताने की कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन मेरा मन करता है कि आप पढ़ाई के साथ साथ चीजें समझें, तो मजा आता है पढ़ाई का, और लाइफ भी अच्छी बनती है आगे। तो खैर ये लेक्चर मोटिवेशन नहीं है आप, लेकिन फिर भी कॉन्टेक्स्ट अगर दिमाग का बड़ा हो, समझने की ताकत हो, तो आपको पढ़ाई बहुत अच्छी लगती है और बात समझ में आती है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। तो अरेंज द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग का मतलब बढ़ते हुए क्रम में, और फ्रीक्वेंसी के हिसाब किताब में बनाओ। तो इसकी कहानी क्या लिखे, फटाफट लिख दे बेटा, आज जीत जाओगे तुम। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, झोंक दो। क्योंकि जो कोशिश ही नहीं करेगा वो बैठ के मच्छर मारेगा। मच्छर नहीं मिलेंगे तो मक्खी तो मिल ही जाएगी कहीं ना कहीं। नहीं करो बेटा यार, ट्राई मारो, जो कोशिश करेगा वो जीत जाएगा। तो बहुत ही सरल है, क्योंकि एग्जाम में मिलना यही सब है। खैर मैं लिख देता हूं, देखें कितने ने लिखा और कितनों ने जीता है। रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, असेंडिंग ऑर्डर फ्रीक्वेंसी, लास्ट में आएगी सबसे तगड़ी फ्रीक्वेंसी, फिर एक्सरे,
और फिर गामा रेज। ये इसका ऑर्डर रहा, मैच कर लीजिए, कहीं गड़बड़ है तो सावधानी बरतनी होगी। एग्जाम सर पर हैं, अब लापरवाही अच्छी नहीं कहलाएगी। खैर आगे चलेंगे एक कदम और हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 16 पे है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। नेम द वेव्स विच आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग रेडियो एक्टिव डिके ऑफ ए न्यूक्लियस, राइट देयर फ्रीक्वेंसी रेंज। तो पहले वाली की कहानी, जो न्यूक्लियर डिके होता है उस समय निकलती हैं गामा रेज। न्यूक्लियर डिके में निकलेंगी कौन सी? गामा रेज। ध्यान रखिएगा, इनकी फ्रीक्वेंसी रेंज लिखनी हो तो 3 × 10⁻18 हर्ट्ज से लेकर 5 × 10⁻22 हर्ट्ज तक। ये पकड़ के रखिए। वेल्डर्स वियर, ये बात कर चुके हैं हम लोग। नंबर 2 था, क्या था? हाँ ऐसे ले, इधर से ले ले। नंबर 2, वेल्डर्स वियर स्पेशल ग्लास गॉगल्स वाइल वर्किंग। वाई एक्सप्लेन। यूवी रेस से बचने के लिए, सेफ्टी फ्रॉम यूवी रेज। समझ चुके हैं? वाई एक्सप्लेन, एक्सप्लेनेशन पहले दे चुके हैं। नंबर, अगला पॉइंट, वाई आर इंफ्रारेड वेव्स ऑफन कॉल्ड ए हीट वेव्स। ये भी मैं समझा चुका हूं। गिव वन एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन में फिजिकल थेरेपी में काम आती है। दे यूज, ये समझा चुका हूं कि ये हीट वेव्स का मामला, तो दे यूज्ड इन फिजिकल थेरेपी। क्या फिजिकल थेरेपी अभी समझाते हैं। फिजिकल थेरेपी और साथ साथ वेदर फोरकास्टिंग में भी काम आती है। फिजिकल थेरेपी में आपने देखा होगा, हो सकता है आपकी कॉलोनी या मोहल्ले में कहीं ऐसे सेंटर्स खुले हैं, वो सेकाई करते हैं मशीन लाके। सेकाई नॉर्मल वर्ड यूज किया जाता है। जो लोग, कई लोगों को कमर में दर्द होता है, घुटने में दर्द होता है, कंधों में दर्द हो जाता है किसी वजह से, नहीं जाता, तो वो सेकाई कराने जाते हैं। मशीन से सेकाई होती है, सरल भाषा में ऐसे बोलते हैं। तो वहां पे जाके आधे घंटे 20 मिनट एक ट्रीटमेंट होता है, वो इन्हीं वेव से सेकाई कर देते हैं। सेकाई का मतलब समझते हैं ना, वो हीट वेव से सेकाई हो जाती है तो आराम मिल जाता है बहुत। तो 2-4-10 दिन जो भी डॉक्टर के हिसाब से सुटेबल दिन होते होंगे, इतने दिन सेकाई करनी है, जाके सेकाई करा लेते तो बहुत आराम मिल जाता है बॉडी को। तो ये हीट वेव सेकाई करने के काम आ जाती है, जिसे फिजिकल थेरेपी बोल रहे हैं। मसल्स रिलैक्स हो जाती हैं तो उससे बड़ा आराम मिलता है। किसी की कमर में दर्द चल रहा है, बैक पेन हो रहा है, ये सब बड़ी नॉर्मल सिचुएशंस हैं। किसी खिलाड़ी को भी हो जाती है, प्लेयर, और जैसे जैसे एज बढ़ती है ये सब बहुत मतलब नॉर्मली हो जाता है ना। और कभी कभी चोट लगने की वजह से भी हो जाता है, यंग एज में भी। खिलाड़ी है, प्लेयर है 20-22 साल का, 25 साल का, उसको हो गया, लड़का है कोई चोट चाट लग गई, तो ये सब मसले होते हैं। तो खैर एनीवे आप समझ गए होंगे, मैंने ये बातों को एक्सप्लेन कर दिया है। आगे की बात करते हैं। क्वेश्चन 17, नेम द फॉलोइंग क्वेश्चंस, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नेम द EM वेव विच आर सुटेबल फॉर रडार सिस्टम यूज्ड इन एयरक्राफ्ट नेविगेशन। ये तो बता ही देंगे, तो ये इसका तो आंसर यही लिख देना चाहिए। काफी देख चुके हैं, क्या है इसका? माइक्रोवेव्स। माइक्रोवेव्स इसको यूज कर सकते हैं, और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 10⁹ हर्ट्ज से लेकर 10⁻12 हर्ट्ज। ये राडार सिस्टम के लिए माइक्रोवेव की। दूसरा, इफ द अर्थ डिड नॉट हैव एटमॉस्फेयर, अगर हमारी धरती पर एटमॉस्फेयर ना हो, वुड इट्स एवरेज सरफेस टेम्परेचर भी हाइयर और लोअर। तो टेम्परेचर क्या होगा? टेम्परेचर गिर जाएगा, लोअर। टेम्परेचर वुड बी लोअर, टेम्परेचर वुड बी या विल बी, वुड बी लोअर। आप जानते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से अर्थ का टेम्परेचर थोड़ा वार्म रहता है,
और अगर एटमॉस्फेयर हट गया तो ग्रीन हाउस इफेक्ट का असर नहीं मिलेगा और धरती का टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। इतना भी डाउन हो सकता है कि यहां पर जो फसलें हम उगाते हैं, वेजिटेबल्स जो पैदा करते हैं, वो पैदा ही ना हो पाए, तो टेम्परेचर वुड बी लोअर। और बिकॉज the greenhouse effect of the atmosphere would be absent। तो ये कहानी नंबर 2 की है, नंबर 1 की थी। अब रही बात इसकी, नंबर 3 की कहानी। कह रहा है एन EM वेव एक्सर्ट प्रेशर ऑन द सरफेस ऑन विच इट इज इंसिडेंट जस्टिफाई। तो ये हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि P की वैल्यू U अपॉन C, E अपॉन, कभी लोग एनर्जी को E लिखते हैं, और H अपॉन लैम्डा। तो ये एक्सर्ट प्रेशर ऑन द सरफेस ऑन विच इट इज इंसिडेंट। तो ये क्या है, मोमेंटम इतना कैरी करता है। जब मोमेंटम कैरी करेगा तो प्रेशर भी एक्सर्ट करेगा। तो ये क्या है, P इज मोमेंटम। तो it will transfer momentum when it falls on any surface and it exerts pressure called radiation pressure। radiation pressure, ये इस तरीके से देखिए प्रेशर की कहानी बनेगी। आगे की बात करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 18, नेम द EM वेव विच आर यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सर्टेन फॉर्म्स ऑफ कैंसर, राइट देयर फ्रीक्वेंसी रेंज। तो आप जानते हैं कि गामा रेज होती हैं जो कैंसर ट्रीटमेंट के लिए काम करती हैं, जो अभी बात भी हुई थी आपसे। और आप इसका लिख सकते हैं 3 इंटू रेंज 3 इंटू 10 की पावर 19 हर्ट्ज से लेकर इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज है 5 इंटू 10 की पावर 22 हर्ट्ज। तो पहले वाले का जवाब ये रहा, गामा रेज 3 इंटू 10 की पावर 19 हर्ट्ज से लेकर 5 इंटू 10 की पावर 22 हर्ट्ज। थिन ओजोन लेयर ऑन द टॉप ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर इज क्रूशियल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल। वाई? क्योंकि हमें ये हार्मफुल रेज यानी यूवी रेज से प्रोटेक्ट करती है। प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्मफुल रेज like harmful radiations like UV rays। अगर ये नहीं होगा तो हमारा जो धरती पर जो लाइफ है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, यूवी रेज पड़ेंगी और ये काफी हार्मफुल होंगी। अगली बात करें, वाई इज द अमाउंट of momentum transferred by the EM waves incident on the surface is small। स्मॉल इसलिए होगा कि P की वैल्यू हम U by C लिखते हैं और ये वैल्यू हो जाती है h nu अपॉन C। और ये अगर जब हम कैलकुलेट करते हैं C इज वेरी हाई, इस कैलकुलेशन में जो मोमेंटम की रेंज आती है, रेंज ऑफ मोमेंटम रेंज ऑफ मोमेंटम हो जाती है 10 की पावर -19 टू 10 की पावर -41 विच इज वेरी स्मॉल।
विच इज वेरी स्मॉल। तो ये मोमेंटम काफी कम पड़ता है, इसलिए ये काफी छोटा रहता है। ये पूरा ही जो मैं सीरीज ये है पीवाईक्यूज पे बेस्ड एक्सटेंसिव है, आप इतना पढ़ेंगे आपको जबरदस्त फायदा होने वाला है। चलिए एक कदम और आगे बढ़ते हैं हम लोग। गिव वन यूज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। माइक्रोवेव का रडार सिस्टम में हम जान ही चुके थे। रडार सिस्टम्स में यूवी अल्ट्रावायलेट रेज किस में होंगी? यूवी रेज। ये वाटर क्लीनिंग वगैरह में भी काम आती हैं यूवी रेज जो पड़ती है ना, जैसे जो नदी में पानी रहता है उसमें सूरज से यूवी रेज आती हैं और बैक्टीरिया वगैरह को किल कर देती है। आपका जो आरओ सिस्टम होता है, आरओ पानी क्लीन करने वाला, वहां पे भी जो बल्ब लगे होते हैं यूवी वाले, वो किल करते हैं बैक्टीरिया को, तो उसमें भी यूवी वाटर प्यूरिफिकेशन के काम में आ जाती हैं ये। तो वाटर प्यूरिफिकेशन लिख देते हैं, वाटर प्यूरिफिकेशन। इंफ्रारेड में फिजिकल थेरेपी, और गामा रेस की बात की जाए तो कैंसर ट्रीटमेंट्स में लिख देते हैं। तो एक एक यूज इस तरह से पूछा जाए तो आप ये लिख सकते हैं, मालूम आपको होने चाहिए अच्छे से। तो उम्मीद करते हैं बात को पकड़ पा रहे होंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। इलस्ट्रेट बाय गिविंग सुटेबल एग्जांपल्स हाउ यू कैन शो दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैरी बोथ एनर्जी एंड मोमेंटम। आपको ये बताना है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं वो मोमेंटम और एनर्जी दोनों कैरी करती हैं। तो ये आप आसानी से ऐसे बता सकते हैं कि अगर चीजों को हीटअप किया जा रहा है तो भाई जो ईएम वेव्स हैं, ईएम वेव्स आर एबल टू हीट स्टफ अप और जनरेट photo current in photocells. They demonstrate EM waves carries energies and momentum, क्योंकि यहां पर ईएम वेव्स चीजों को गर्म कर पा रही है, साथ में फोटो सेल में फोटो करंट पैदा कर पा रही है। तो एनर्जी भी है इसके अंदर और मोमेंटम भी है इसके अंदर, इसी वजह से ऐसा कर पा रही है। तो ये इसका एक बढ़िया सा एग्जांपल है जो आप कह सकते हैं। चलते हैं अगली कहानी पर। डू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैरी एनर्जी एंड मोमेंटम, ये तो पहले ही कह चुके हैं हम लोग, बहुत बड़ा यस। ये पूछा बहुत जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और कितना कैरी करता है ये तो हम लोग पहले देख ही चुके थे। अगली बात, इन विच डायरेक्शंस डू द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स ऑक्सिलेट इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोपोगेटिंग अलोंग द एक्स एक्सिस। अब ये लिखा है कि यहां पे देखिए कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो एक्स एक्सिस में जा रही है। आपको मैंने बताया था कि तीनों एक तो परपेंडिकुलर होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और प्रोपोगेशन, साथ में ई और बी। ऐसा होना चाहिए कि ई से बी घुमाओ तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन उस तरफ जावे। कुछ अंदाजा आपको उम्मीद कर रहे हैं लगा होगा। तो अगर एक्स एक्सिस की तरफ ये जा रहा है तो इलेक्ट्रिक वेक्टर किधर होगा देख लीजिए। तो अगर मैं इसको ऐसे बना दूं, देखिए ये जो एक्स वाई जेड भी बनता है ना, सही माने में
मैं इधर x बना रहा हूं y और इसको z बना रहा हूं। देखिए ये भी ना वेक्टर फॉर्म की तरह ही बनाना चाहिए। मतलब जो वेक्टर में वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा था जो रूल, जैसे x इंटू वाई करो तो z आना चाहिए, ये भी उसी तरह रेक्टेंगुलर कंपोनेंट जो बनते हैं, क्योंकि मैं मैथमेटिक्स भी पढ़ाता हूं इसलिए मुझे उसका सेंस है पूरा। ऐसे ही बनने से x क्रॉस y करेंगे तो z निकले, इस तरह से बनना चाहिए। बन गया ले देखे। अब इन्होंने क्या बताया है कि x डायरेक्शन में प्रोपोगेशन हो रहा है, इस तरफ हमारा वेव चल रहा है, प्रोपोगेशन लिख देते हैं, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। अब ये हमें समझ में आ गया। अब इलेक्ट्रिक वेक्टर और बी वेक्टर ऐसे होने चाहिए कि ई क्रॉस बी करो तो इधर जाए, तो हम समझ गए कि ई की कहानी इधर है और बी की कहानी इधर है, तभी तो हम ई क्रॉस बी करेंगे तो इधर जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इलेक्ट्रिक वेक्टर ई इन वाई एक्सिस और जो मैग्नेटिक फील्ड है इन जेड एक्सिस, ये आंसर होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर वाई एक्सिस में ऑक्सिलेट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस में करेगा, तभी ये कहानी बन पाएगी। इस तरीके से सोचना है। कभी कभी ये आपसे कह सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन एक्स की जगह जेड डायरेक्शन में है, तो उस हिसाब से सेट कर लीजिएगा। फिर आप ये ध्यान रखना होगा, हॉट्स क्वेश्चन बन जाते हैं और जिन बच्चों को क्लैरिटी नहीं रहती वो गलत कर देते हैं, और जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर है वो तो कभी गलत नहीं करेंगे। जैसा मैं समझा रहा हूं कि जब भी ई क्रॉस बी ले डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन निकल आए, फर्स्ट क्लास। चलते हैं अगले बात पर। तो हाउ आर ईएम वेव्स प्रोड्यूस्ड, इसका जवाब हम लोग दे चुके हैं और मेरे ख्याल से आप 100% इसको सही कर देंगे। बढ़िया तरीके से मैंने समझाया है। ऑक्सीलेटिंग चार्ज एग्जाम्पल होता है एक्सेलरेटिंग चार्ज का, उससे जनरेट होता है ऑक्सीलेटिंग या वैरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, वैरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड से वैरिंग मैग्नेटिक फील्ड, वैरिंग मैग्नेटिक फील्ड से फिर इलेक्ट्रिक फील्ड, वैरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक, मैग्नेटिक से इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक से मैग्नेटिक, मैग्नेटिक से इलेक्ट्रिक, चालू हो गए आपस में, और उसका दोनों मिलकर रीजनरेट कर देते हैं ईएम वेव्स, जो स्पेस में चलने को आराम से चल सकती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को चलने के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती। इस तरीके से इसकी कहानी बनती है। बहुत सुंदर। आप क्वेश्चन नंबर 24 पे हैं। अरेंज द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। इन बातों पर ध्यान दिया जाना चाहिए, नहीं तो गलती होते देर नहीं लगेगी। और साथ में वेवलेंथ की बात, डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, यानी सबसे घटते हुए क्रम में सबसे अंत में सबसे छोटी वेवलेंथ होनी चाहिए। तो ये 4 खिलाड़ी हैं, इन 4 खिलाड़ी का आंसर आप लिखिए, मैं आपके सामने लिख रहा हूं, लेकिन बेहतर होगा वीडियो पॉज करें और तुरंत लिख के बतावें। देखें कितनी तैयारी है आपकी और फिर चेक करें आप। तो लिखता हूं मैं, माइक्रोवेव घटते हुए क्रम में वेवलेंथ लिखनी है, फिर आ जाएगा इंफ्रारेड, इंफ्रारेड रेज, फिर है अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट, फिर है गामा रेज, गामा रेज की सबसे कम वेवलेंथ, गामा रेज। अगर वेवलेंथ के टर्म में लिख रहे हैं तो ये सबसे बड़ी, उससे बड़ी ये, और ये सबसे छोटी। इस तरह से सीक्वेंसिंग बनेगी। क्वेश्चन नंबर ए था तो ए लिख देते हैं। माइक्रोवेव सबसे बड़ी वेवलेंथ और घटते घटते गामा रेज की सबसे छोटी वेवलेंथ, ये हमें क्लैरिटी होनी चाहिए। नंबर बी की सिचुएशन, राइट वन यूज ईच ऑफ एनी 2 ऑफ देम, ये पहले हम लोग कह चुके हैं, तो आप इसके यूजेस आप लिख लीजिएगा। माइक्रोवेव वगैरह वगैरह आप लिख सकते हैं। माइक्रोवेव का रडार सिस्टम, और गामा रेज का कैंसर ट्रीटमेंट, वाटर प्यूरिफिकेशन, इंफ्रारेड का फिजिकल थेरेपी। अभी बात की थी हम लोगों ने, लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए और एग्जामिनेशन में आए तो लिख भी लेंगे आप, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इस वीडियो के बाद आपका कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए कि यस,
यार मुझे पूरा समझ में आया। और मैंने आपको बताया था कि वन शॉट भी, याद दिला दो बीच में, कि वन शॉट वीडियो भी, धुआंधार वन शॉट वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और डेरिवेशन, कई बच्चे बार बार पूछ रहे हैं, उन डेरिवेशन का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। पूरी सीरीज है डेरिवेशन की, आप पूरा देख के अपना मजबूत कर लो। वन शॉट वीडियो जबरदस्त, डेरिवेशन सीरीज जबरदस्त, ये भी आपके सामने पेश है। सब कुछ है आपके लिए, पढ़ना है आपको बस। अगली बात करते हैं, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम विच इज सुटेबल। अब बताइए सुटेबिलिटी, जवाब लिखिए जल्दी से। एक आंसर क्या है? सुटेबल फॉर राडार सिस्टम यूज्ड इन एयरक्राफ्ट नेविगेशन। बहुत ही सरल, टाइप कीजिए, आंसर बताइए, वेटिंग फॉर यू। जल्दी से बताओ इन सबका। तो ये हो जाएगा पहला माइक्रोवेव, माइक्रोवेव्स। नंबर 2, एडजेसेंट टू द लो फ्रीक्वेंसी एंड ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। क्या आंसर होगा इसका बी वाले का आपके हिसाब से? टाइप करिए, पॉज करिए वीडियो, बताइए क्या होना चाहिए। रेडियो वेव्स। सी के लिए बात करते हैं, प्रोड्यूस्ड इन न्यूक्लियर रिएक्शंस। जल्दी से बताएं, बहुत आसान, मैंने पूरा वीडियो में काफी बार चर्चा की है, जल्दी से आंसर करें। गामा रेज। नंबर डी, प्रोड्यूस्ड बाय बम्बार्डमेंट ए मेटल टारगेट बाय हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स। एक्स रेज। इस तरह से तैयारी रखेंगे, आपका एक भी नंबर कटने का नाम नहीं लेगा। उम्मीद करते हैं ये समझ में पूरी बात आई होगी। आगे की चर्चा करेंगे। फाइंड द वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑफ फ्रीक्वेंसी दिस वन, गिव इट्स टू एप्लीकेशन। बहुत ही सरल हो जाता है, क्योंकि इसका पिद्दिकड़ी सा एक फॉर्मूला है। पहले एक सिंपल लिख देता हूं, C इज इक्वल टू न्यू लेमडा। अब यहां से लेमडा निकालोगे तो क्या बनेगा? C अपॉन न्यू। न्यू है ये। C कितना है? 3 इंटू 10 की पावर 8, और न्यू कितना है? 5 इंटू 10 की पावर 19। इसको सॉल्व कर लीजिए, 6 इंटू 10 की पावर -12 मीटर ये वैल्यू आ जाएगी। ये किसके अंदर फॉल कर रही है? ये है गामा रेज। ये वेवलेंथ थी, वेवलेंथ। तो वेवलेंथ की रेंज देख लीजिए, लेमडा है, लेमडा ये। तो वेवलेंथ किस में आ गई? गामा रेज में। इसके दो एप्लीकेशन बात करेंगे, तो गामा रेज रेडियोथेरेपी में काम आती है, कैंसर ट्रीटमेंट में, रेडियो थेरेपी, और न्यूक्लियर रिएक्शंस में, इन इनिशिएटिंग न्यूक्लियर रिएक्शन। तो ये इसके एप्लीकेशन हो गए जो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एक कदम और आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, भरपूर तैयारी। अरेंज द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन द ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग वेवलेंथ। फिर ध्यान दीजिए, इंक्रीजिंग और वेवलेंथ। याद दिला दूं कि अगर ये मेहनत आपको पसंद आ रही है तो लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाता, अरविंद सर को मोटिवेशन आता। जी हाँ। चलिए चलते हैं, लाइक करने में कुछ नहीं जाता जी, अरविंद सर को मोटिवेशन आता। लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लग रहा है और आपको क्या सपोर्ट और चाहिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी मदद कर सकूं। आगे चलता हूं, और यहां पर इंक्रीजिंग वेवलेंथ अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। गामा रेज, माइक्रोवेव, एक्सरे, रेडियो वेव्स, इसका बताइए इंक्रीजिंग वेवलेंथ। अंत में सबसे ज्यादा वाली वेवलेंथ रहेगी। मैं लिख रहा हूं, लेकिन आप टाइप कीजिए पहले, जिससे आपको समझ में आए आप कितने पानी में हैं। कितने पानी में हैं का मतलब डूब नहीं रहे, मतलब कितना नॉलेज है। ये मुहावरा है, पता नहीं हिंदी आती है कि ना हिंदी आती, ना इंग्लिश आती, ना उर्दू आती, भगवान जाने क्या आती। खैर, तो गामा रेज, ठीक, इसकी वेवलेंथ होती है सबसे कम, फिर एक्सरे, फिर माइक्रोवेव,
फिर रेडियो वेव्स। ये कहानी खत्म हो गई। पहले वाले का कौन सा ए बी तो लिखा नहीं है, पहले वाले के जवाब। हाउ आर इंफ्रारेड वेव्स प्रोड्यूस्ड? इंफ्रारेड वेव्स कैसे प्रोड्यूस करेंगी? व्हाट रोल डज इंफ्रारेड रेडिएशंस प्ले इन मेंटेनिंग द अर्थ वार्मनेस एंड फिजिकल थेरेपी? ये ग्रीन हाउस इफेक्ट का मामला है। तो इंफ्रारेड कैसे प्रोड्यूस होती है ये बात समझ लेते हैं थोड़ा सा। तो इंफ्रारेड rays are produced by hot bodies or by vibration or by vibrations of atoms or molecules। तो ये कैसे प्रोड्यूस होती है, काम हो जाता है। रोल की बात कर रहे हैं ये। तो पहले रोल की बात अगर की जाए कि मेंटेनिंग द अर्थ वार्मथ, तो इंफ्रारेड रेज मेंटेन अर्थ वार्मथ through greenhouse effect, through greenhouse effect। नंबर 2 फिजिकल थेरेपी। ये आपको बताया था कि सिकाई काम आते हैं। इंफ्रारेड लैंप्स होते हैं। इंफ्रारेड लैंप्स are used in physical therapy। वो सिकाई करने की बात समझाई थी आपको इस लेक्चर के दौरान, उससे आइडिया आपको मिला होगा। चलते हैं आगे की बातचीत में। ए वेल्डर वियर्स स्पेशल ग्लासेस टू प्रोटेक्ट हिज आईज मोस्टली फ्रॉम दी हार्मफुल इफेक्ट 2020 में। 100% सही कर देंगे। बोलो इसका क्या आंसर होगा? वेरी इंटेंस विजिबल लाइट, इंफ्रारेड रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट रेज, माइक्रोवेव्स। ABCD में क्या होगा टाइप करके बताओ जल्दी से। मुझे पूरी उम्मीद है कि जिसने भी ये वीडियो पूरा देखा है उसका गलत नहीं हो सकता है। नहीं का मतलब नहीं। आप जल्दी से आंसर कीजिए। और इसका आंसर है, मेरे ख्याल से टाइप किया होगा, 100% श्योर हूं मैं, इसका आंसर है सी, अल्ट्रावायलेट रेज। समझ गए होंगे आप, बिल्कुल समझाया था ही पहले बहुत बढ़िया तरीके से। और अगली बात, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यूज्ड एज ए डायग्नोस्टिक टूल इन मेडिसिन आर 2020 का है। एक्सरे, अल्ट्रावायलेट रेज, इंफ्रारेड रेडिएशन, अल्ट्रासोनिक वेव्स। इसका आंसर बताइए। ABCD में क्या करने वाले हैं आप? टाइप कीजिए दीजिए। इतनी पढ़ाई की गई है, कई सवाल लगाए हैं, करीब करीब 30 क्वेश्चंस लग गए मोटे तौर पर। क्या जवाब है? और सबको मैंने एक्सप्लेन किया है कई क्वेश्चंस को बड़े लेंथ पर। जल्दी से रिस्पॉन्ड करें, देखते हैं क्या जवाब आता है। टाइप कीजिए, देखिए। तो इसका आंसर है ए, एक्सरे। तो बेटा आपने देखा किस तरीके से पूरा चैप्टर उन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से कर लिया है। और जिन बच्चों को इसका PDF चाहिए, मैं बार बार आपसे नोटिफाई कर रहा हूं, कई बच्चे परेशान बहुत रहते हैं, बहुत कमेंट करते हैं। तो अब वीडियो के अंदर ही मैं बता रहा हूं, फिर भी वो पूछते हैं कि कहां मिलेगा। जब वीडियो में आपको बताया जा रहा है कि आप अरविंद एकेडमी का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, यहां पर PDF मिल जाएगा, फिर भी क्योंकि वो समझते ही नहीं है तो पूछते रहते हैं, तो आप अरविंद एकेडमी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, यहां इसका PDF मिल जाएगा। साथ में अरविंद एकेडमी ऐप है, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप श्योर शॉर्ट सीरीज इसके साथ अगर इन क्वेश्चंस के साथ आप लगा लेते हैं, मजा आ जाएगा आपको, आपके अच्छे नंबर आने लगभग तय हो जाएंगे। खैर, अरविंद एकेडमी ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिए, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जहां पर श्योर शॉर्ट सीरीज आप लगा सकते हैं। और भी कई कोर्सेज हैं जो आप अपने हिसाब से देख के ले सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। उम्मीद करता हूं कि मेरी ये मेहनत आपके काम आ रही होगी। वीडियो पसंद आने पर लाइक जरूर कीजिएगा।
और लाइक करने में कुछ नहीं चाहता, अरविंद सर को मोटिवेशन आता। और बेटा ध्यान रखिएगा, अपने एक दोस्त को जरूर शेयर कीजिए वीडियो, जिससे कि उसे मिले एक अच्छा कंटेंट पढ़ने के लिए, मुझे पॉजिटिव मोटिवेशन कि मुझे और अच्छे वीडियो आपके लिए बनाने हैं। आपकी तरफ से अरविंद सर को ये होगी गुरु दक्षिणा, जिसमें कोई खर्चा आपका नहीं लग रहा होगा। थैंक यू, गुड बाय, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, गुड लक टू यू, बाय।